इस तरीके से कुछ चलेंगे जिसमें हमने आपके लिए एक ओवरव्यू लगा रखा है। ऐसे ही हम अपनी प्रिपरेशन लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम, टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ हमने लगा रखा है। आपको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं अब क्लास और अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व applicable for a population growing in a geometric fashion when the resources are not limiting in the habitat will be। यानी यहाँ पर चार हमें कर्व दे रखे हैं, ग्रोथ कर्व दे रखे हैं ABCD ऑप्शंस में। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड नहीं है, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हिंदी में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ज्यामितीय ढंग से बढ़ती जनसंख्या के लिए लागू जनसंख्या वृद्धि वक्र जब आवास में संसाधन सीमित नहीं होते हैं तो क्या होना चाहिए। ABCD के फॉर्म में हमें यहाँ पर आंसर देखना है कि क्या ग्रोथ कर्व यहाँ पर सही होगा। हमने आपको क्लास में बताया था कि जब भी रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर में नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड है, तो इस तरीके के जो ग्रोथ कर्व होते हैं वो आपको इस शेप के देखते हुए मिल जाएंगे। इसे आप चरघातांकी वृद्धि वक्र कहते हो। ठीक है, तो ये कैसा वृद्धि वक्र है? चरघातांकी वृद्धि वक्र है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी हो जाएगा हमारा सही जवाब, जो कुछ इस तरीके के ग्रोथ कर्व में आता है। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है जिसमें हमने अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं रिसोर्सेस का अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए हमारा जो पूरा का पूरा ग्रोथ आता है टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, वो सी वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम। चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यहाँ पर हमारा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सी इज द करेक्ट आंसर। चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होगा, यानी लगातार बढ़ती ही जाएगी जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, मैं साइड हटकर एक बार इसको पढ़ती हूँ क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है। लिखा है स्वाति हैज ग्रोविंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन वेयर द रिसोर्सेज आर replenished. Which of the following equation will represent the growth in this case? Where population size is n, birth rate is b, death rate is d, unit time period is t and carrying capacity is k। तो चार ऑप्शन हमें बताना है। हिंदी में भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है स्वाति एक कल्चर फ्लास्क में आदर्श प्रयोगशाला परिस्थिति में जहां संसाधनों की पुनः पूर्ति होती है एक जीवाणु कॉलोनी विकसित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस स्थिति में वृद्धि को दर्शाएगा? जनसंख्या का आकार n, जन्म दर b, मृत्यु दर d, इकाई समय अवधि t और वहन क्षमता अगर k है तो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक हम बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो रिप्लेनिस्ड हो सकते हैं, यानी यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं इनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, यानी इस क्वेश्चन में रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं। अगर लिमिटेड रिसोर्स होता तो यहाँ पर अलग इक्वेशन होता, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है उनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, ये रिप्लेनिस्ड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल rn होगा। तो इस क्वेश्चन का इक्वेशन याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, sea anemone gets attached to the surface of the hermit crab. The kind of population interaction is big in this equation, in this case समुद्री एनीमोन है और दूसरा है हर्मिट केकड़ा। समुद्री एनीमोन हर्मिट केकड़े की सतह से चिपक जाता है। इस मामले में जनसंख्या की से होने वाली अंतःक्रिया इस प्रकार है। ठीक है, तो अगर हम सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में इंटरेक्शन देखें तो ये प्लस और जीरो जैसा इंटरेक्शन है, यानी एक को हमेशा लाभ होता है और दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट है, यानी ना तो कोई लाभ है, ना ही कोई हानि है, ना ही इसे कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके के सहजीवी संबंध को हम बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। ये क्या होता है? कॉमनसेलिज्म, प्लस और जीरो जैसा इंटरेक्शन है ये। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है। कह रहा है ग्राफ को पढ़िए और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो हमने ए और बी बनाया है, यानी एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमने ए बनाया है और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में बी है। ठीक है, इनको देखकर फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ कर्व बी इंडिकेटिव ऑफ, ये क्या इंडिकेट करता है? दूसरा कह रहा है मेंशन द एक्शन ऑफ पॉसिबल नेचुरल फोर्सेस एंड कुड हैव लीड टू कर्व बी।
क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है ए और बी, जनसंख्या वृद्धि वक्र दर्शाया गया है। कह रहा है वक्र बी में बी के संबंध में वहन क्षमता क्या दर्शाती है? उन संभावित प्राकृतिक बलों की क्रिया का उल्लेख कीजिए जो वक्र बी की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम और पॉपुलेशन साइज के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो है आपकी कैरिंग कैपेसिटी है जिसे आप कैसे कह रहे हो। एक ग्राफ हमारा ए दिखा रहा है, दूसरा बी दिखा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैरिंग कैपेसिटी कर्व बी की तरफ यानी के कैरिंग कैपेसिटी कर्व बी की तरफ रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एंड इन्वायरमेंट कैन सस्टेन इंडिफिडेंटली विथ द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पर मैक्सिमम वहन क्षमता है, मैक्सिमम पोषण क्षमता है, मैक्सिमम संसाधन उपस्थित है, तो यहाँ तक जनसंख्या क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी और इस समय जनसंख्या मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो बी कर्व बी में कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं वहां पे। दूसरे क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो पॉसिबल नेचुरल फोर्सेस जो कि लीडिंग टू कर्व बी इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस फैक्टर्स सच एज लिमिटिंग फूड सप्लाई, प्रिडेशन, डिजीजेस, इस वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स व्हिच इनेबल अ कंगारू रैट टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन। कह रहा है उन दो शारीरिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए जो कंगारू चूहे को रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। सबसे पहली बात, दो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि कंगारू रैट को, जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है सर्वाइवल के लिए डेजर्ट में, इस रैट में ऐसे दो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बताने हैं ताकि ये चूहा डेजर्ट में सरवाइव कर सके। सबसे पहली बात तो ये है, इनमें इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन पाया जाता है इन विच वाटर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ठीक है, दूसरा, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड यूरिन। ये यूरिन में भी बहुत ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करते, तो ये बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस इनकी बॉडी में कम है और पानी की यही बचाव इन्हें डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूलित बना देता है। साथ ही साथ ये फैट का ऑक्सीडेशन करके पानी को क्या करते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी वजह से इस पानी का यूज करके ये डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये दो यहाँ पर तरीके हैं जिससे ये डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, when prickly pear cactus was introduced into Australian early 1920s, it caused havoc and ecosystem stability by achieving very high population densities. Explain the reason for its rapid spread into millions of hectares of rangeland. State the importance of prey predators relationship in a habitat. अगला ये क्वेश्चन है, यानी हिंदी में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब 1920 के दशक में प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में कांटेदार नाशपाती कैक्टस का आगमन हुआ तो इनसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व प्राप्त करके तबाही और पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता पैदा कर दी। लाखों हेक्टेयर चारागाह भूमि में तेजी से फैलने के कारण, ये बताइए कि कैसे ये तेजी से ऐसे फैले, इनके कारण स्पष्ट कीजिए। किसी आवास में शिकारी और शिकार संबंध की महत्व को समझाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमसे जो पूछा गया था कि जब 1920 के दशक के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में कांटेदार नाशपाती कैक्टस का आगमन हुआ तो इनसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व प्राप्त करके तबाही और पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता पैदा कर दी। लाखों हेक्टेयर चारागाह भूमि में इसके तेजी से फैलने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है। तो ये क्या है, डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स, इनके पास इनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसी वजह से ये तेजी से फैले। द प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो एक फंडामेंटल टाइप है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे को या तो मार देगा या तो पूरा का पूरा खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को। इस तरीके का जो इंटरेक्शन है ये इमेंस इंपॉर्टेंस बताता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन ऑफ
हैबिटेट के लिए, ठीक है। तो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक शिकार होगा, एक शिकारी होगा। तो हमेशा से जो शिकारी होगा वो शिकार को मारकर खाएगा, और इससे जो शिकारी होगा उसको तो हमेशा लाभ ही है, और शिकार जो होगा वो हानि में है, यानी प्लस और माइनस जैसा कंडीशन है ये प्रे और प्रेडेटर के बीच में, जिसे प्रीडेशन कहते हैं। ये हमारे स्टेबिलिटी के लिए, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर सही बनाने के लिए और एवोल्यूशन हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, कह रहा है हमें यहाँ पर बताइए कि ए और बी क्या है, हमें बताइए कि ए और बी क्या है, और साथ ही साथ हमें कैलकुलेट करिए द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कर्ड सैंपल। एक दही के सैंपल में बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करिए, जहां पर 1 मिलियन बैक्टीरिया इंक्रीज हुए हैं 2 मिलियन में विद इन अ पीरियड ऑफ एन आवर, 1 घंटे में ऐसा हुआ है। अब बताइए इसका क्या जवाब होगा। हिंदी में भी सेम यही चीज है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये है इमिग्रेशन, ये है इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है, दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब आपको मैंने बताया था कि जब आई का कंडीशन होता है तो इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही होती है। बी इज बर्थ रेट, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ रही है। ई के केस में पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है क्योंकि लोग देश छोड़कर कहीं और जाकर रह रहे हैं, या पॉपुलेशन छोड़कर कहीं और जाकर रह रहे हैं। और ए के केस में भी घट रही है, यानी ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा मॉर्टेलिटी है, यानी नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन, यानी ये सीधी सी बात है, ये डेथ रेट के बारे में बता रहा है, जिसे हम मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। वहीं पर बी नंबर ऑफ बर्थ इन द पॉपुलेशन, यानी नेटैलिटी के बारे में बता रहा है, यानी बर्थ रेट के बारे में बता रहा है, कितने लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में और ऐड हुए हैं पैदा होकर के, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा था कि दही में हमने 1 घंटे में दही के नमूने में बैक्टीरिया का एक कैलकुलेशन करना है कि 10 लाख बैक्टीरिया बढ़कर 20 लाख हो गए 1 घंटे में, तो इसका पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ रेट में गया है ये बताइए। तो सबसे पहली बात ग्रोथ रेट यहाँ पर निकालेंगे। हमें पता है कि 2 मिलियन हो गए हैं, पहले 1 मिलियन थे और ये 1 घंटे में हुआ है, तो कितने बढ़े हैं उनसे अगर हम 1 घंटे को डिवाइड कर ले तो 1 मिलियन पर आवर में ये ग्रोथ रेट हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द ऑब्जर्वेशन मेड एट द एंड ऑफ कॉलोनीज field experiment on the barnacles on the rocky sea coast of Scotland. Name any 2 categories of organism that in general are adversely affected by competition. ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बर्नकल पर कॉर्नेल के क्षेत्र प्रयोग के अंत में किए गए अवलोकन बताइए, और जीवों की किन्हीं 2 श्रेणियों के नाम बताइए जो प्रतिस्पर्धा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। सबसे पहली बात, जो कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट था, ये शो करता है कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में द लार्ज एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बर्नकल्स जो है ये डोमिनेट करते हैं द इंटरटिशियल एरिया पर और एक्सक्लूड करते हैं स्मॉलर बर्निकल फ्रॉम दिस जोन पर। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें हमें ये दिखाया गया है कि जब हम स्कॉटलैंड के सी कोट्स पर, जो कि एक चट्टान वाला सी कोट्स है, वहां पर गए और एक लार्ज और कंपिटिटिवली सुपीरियर बर्नकल को वहां पर हमने छोड़ा, तो ये बर्नकल छोटे बर्नकल के ऊपर डोमिनेट कर गए, जिससे ये एक्सक्लूड कर दिए गए छोटे बर्नकल्स लंबे बड़े बर्नकल्स के द्वारा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुआ। दूसरा, ऐसी कैटेगरीज जो एडवर्सली अफेक्टेड होती है कंपटीशन से, वो इंक्लूड करते हैं हर्बीवोरस शाकाहारी जीव और प्लांट, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं जो कि एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं बाय कंपटीशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन अगेन ग्राफ दिया हुआ है, साइड हट के एक बार आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कह रहा है ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व देखिए, आपको ग्रोथ कर्व दिख रहा होगा टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बता रहा है, और ए और बी ग्रोथ कर्व यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें ए इज dn by dt इज इक्वल टू स्मॉल rn है, बी इज dn by dt इज इक्वल टू स्मॉल rn
ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के ब्रैकेट क्लोज, ये इक्वेशन दे रखा है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द कंडीशंस अंडर विच ग्रोथ कर्व ए एंड ग्रोथ कर्व बी प्लॉटेड इन द ग्राफ आर पॉसिबल। ठीक है, दूसरा कह रहा है मेंशन व्हाट डज के इन द ग्राफ रिप्रेजेंट। इजी है, अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा भी है, देखो ध्यान से। हमें सबसे पहले उन स्थितियों के बारे में बताना है ग्राफ में कि दिखाए गए वृद्धि वक्र ए और वृद्धि वक्र बी में संभव है, और के ग्राफ में क्या दर्शाता है इसके बारे में बताना है। ग्रोथ कर्व ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, याद रखना फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, यानी कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स है। यानी यहाँ पर लिमिटेड कंपटीशन और इन एब्सेंस ऑफ चेक्स और इन एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी छूट दे दी गई है कि आपको अनलिमिटेड रिसोर्स मिल रहे हैं। इस कंडीशन में ग्रोथ कर्व ए जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ध्यान से, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये कौन सा ग्रोथ है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ होगी पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन बी वाला ग्रोथ कर्व देखो, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स है, कह रहा है लिमिटेड रिसोर्स जब होंगे तो ये जो ग्रोथ कर्व जो होंगे इसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहेंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक जाकर के स्टेबल हो जाते हैं। तो ए हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, बी हमारा लॉजिस्टिक है। ये चर घातांकी वृद्धि वक्र है ए वाला, और बी वाला जो है ये आप कह सकते हो संभार वृद्धि वक्र है, बी इज लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र। इसके फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा है के क्या होगा, के के लिए मैंने आपको बताया इस कि के इज कैरिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन अ गिवन हैबिटेट कैन एक्यूमुलेट, यानी यहाँ पर मैक्सिमम तरीके के संसाधन उपस्थित है जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और यहीं पर आकर एक समय एक बार स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इसके आगे मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी नहीं दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हम देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है डिस्क्राइब हाउ फिग ट्री एंड वास्प रिलेशनशिप इज अ स्पेक्टेक्युलर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। कह रहा है म्यूचुअलिज्म के लिए, पारस्परिकता के लिए एक शानदार उदाहरण कैसे एक अंजीर और बर का रिश्ता प्रदर्शित करता है। आप सभी को पता है म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर दोनों को ही बेनिफिट होता है। प्लस एंड प्लस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें फिग ट्री को भी बेनिफिट है, वास्प को भी बेनिफिट है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। ये दोनों स्पीसीज बेनिफिट में होते हैं, एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात पॉलिनेशन वास्प के द्वारा कराया जाता है। एक फायदा है, कैसे लिखा है, पॉलिनेशन बाय वास्प। कह रहा है द वास्प pollinate the fig inflorescence while feeding egg laying sites and in turn fig often the wasp developing seed as food for developing larvae। कह रहा है साफ साफ कि वास्प पॉलिनेट करता है फिग के इनफ्लोरेसेंस के अंदर जाकर के, जहां पर वो अंडे देता है, और इसी समय में उसके शरीर पर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वहां चिपक जाते हैं, जिससे फिग जो होता है वो पॉलिनेशन कर लेता है, और साथ ही साथ वास्प डेवलप हो रहे सीड से फूड लेकर के अपने बच्चों को, अपने लार्वी को पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो एक फायदा हो गया। शेल्टर एंड फूड फॉर वास्प, शेल्टर और फूड वास्प के लिए मिल जाता है आसानी से। कह रहा है द फिग फ्रूट प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द वास्प ऑफ ले एग्स। कह रहा है फिग का जो फ्रूट है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट वास्प के अंडे देने के लिए प्रोवाइड करता है, और एक फूड सोर्स के रूप में ये डेवलपिंग लार्वी के लिए काम करता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस प्लस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअलिज्म होगा। अगला क्वेश्चन,
An individual and a population has a certain characteristics. Name these attributes with definition. कह रहा है एक व्यक्ति और एक जनसंख्या की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं के नाम और परिभाषाएं बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात कही जा रही है कि इन इकोलॉजी certain characteristics are unique to a population and can't be applied to a single individual. कह रहे किसी भी इकोलॉजी में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के होते हैं लेकिन किसी इंडिविजुअल के नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखें तो इनका एक अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर डिफरेंट तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे अगर हम किसी इंडिविजुअल लेवल पर एट्रीब्यूट्स देखना चाहें तो ये सिंगुलर इवेंट है, यानी एक फिक्स इंसान के लिए कही जाने वाले एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। तो एक फिक्स इंसान का बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकता है, सेक्स हो सकता है, यानी कि एन इंडिविजुअल इज बोर्न ओनली वंस, इंडिविजुअल एक बार पैदा होंगे, इंडिविजुअल एक बार मरेंगे, एंड इंडिविजुअल डाइज ओनली वंस। और सेक्स की बात करी जाए तो इंडिविजुअल का कोई एक सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। दिस इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम किसी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो डिफरेंट तरीके के होंगे जो इंडिविजुअल्स के नहीं हो सकते। जैसे एक पॉपुलेशन के लिए एट्रीब्यूट्स है नटालिटी रेट यानी बर्थ रेट, यानी ऐसा रेट जहां पर नए इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम में ऐड हुए हैं यानी पैदा हुए हैं। सेम एज मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट, यानी ऐसा रेट जिसमें इंडिविजुअल्स अपनी जिंदगी खो दिए हैं किसी पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम में, विच इज डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी रेट। अगेन किसी भी एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन में हम सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं, यानी हम एक पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल कितने हैं इनका रेशियो निकाल सकते हैं, यानी हम परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स को यूजुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर हम नहीं कर सकते। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगला एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन है एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि हम प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी ऐसे एज ग्रुप जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उनको अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी जो बुढ़े हो गए हैं जो आगे चलकर अपनी जिंदगी खो देंगे उनका अलग से एज ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल को एट अ डिफरेंट एज ग्रुप्स अलग कर सकते हैं, जो कि हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता है एज अ एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। किसी भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो होंगे उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकाल सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं निकाल सकते। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द रिलेशन टू अ यूनिट ऑफ स्पेस, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम, या पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। तो ये हमारे होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि किसी पॉपुलेशन की होती है लेकिन इंडिविजुअल की नहीं होती। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स निकालने थे, जो कि हमने आपको क्लियर करा है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ग्रोथ कर्व दे रखा है। ठीक है, अगेन ग्रोथ कर्व है टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दोगे तो ये जो ग्रोथ कर्व है ये इस तरीके का कुछ सिग्मोइड शेप का ग्रोथ कर्व निकल रहा है। dn by dt इज इक्वल टू स्मॉल आर एन ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन k ब्रैकेट क्लोज। अब अगर यहीं पर आप ध्यान दो तो ये आपका ऐसा ग्रोथ कर्व है जो लिमिटेड रिसोर्स के लिए दिखाया जा रहा है। यहीं पर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद है, यानी कि ये हमारा जो ग्रोथ कर्व दिख रहा है दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो ग्रोथ कर्व है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, जैसा कि मैंने बताया, जिसे आप सिग्मोइड कर्व भी कहते हो। ये मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के पास जा करके पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। यहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, कभी भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे। तो ये एक मोस्ट रियलिस्टिक
तरीके का ग्रोथ कर्व होता है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम और इन अ हैबिटेट। कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। हाँ, वो ठीक है कि हमने अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए भी पढ़ रखा है, लेकिन सबसे रियलिस्टिक ये है कि कोई भी चीज आपको कभी भी अनलिमिटेड नहीं मिलेगी, उसमें लिमिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके का ग्रोथ कर्व क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपको अगर देखा जाए तो यहां पर के क्या डिनोट कर रहा है? के इज द कैरिंग कैपेसिटी। के क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो के डिनोट कर रहा है क्या? कैरिंग कैपेसिटी। कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आर जो है इंट्रिंसिक रेट, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमने आपको जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर लगाया हुआ, ये फॉर्मूला भी लिख देना। dn by dt is equal to small r n upon k minus n upon k. This is logistic growth curve formula. अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शंस बिटवीन स्पीसीज, यानी हमें सकारात्मक अंतः क्रियाओं पर चर्चा करनी है, यानी पॉपुलेशन इंटरैक्शन पॉजिटिव सेंस का, बेनिफिट वाले सेंस का ढूंढना है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरैक्शन अगर हम स्पीसीज की बात करें तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी दो स्पीसीज के बीच में इंटरैक्शन देखना चाह रहे हैं विच इज ए एंड बी, तो हमेशा किसी एक स्पीसीज को तो फायदा होना ही चाहिए। ठीक है, हमेशा किसी एक स्पीसीज को फायदा होना ही चाहिए, या तो ए को फायदा हो या बी को हो या दोनों को ही फायदा हो, लेकिन क्योंकि हमें बेनिफिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पॉजिटिव सेंस ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर ढूंढना है, तो हम यहाँ पर बेनिफिट वाले ही इंटरैक्शंस देखेंगे। अगर हम बेनिफिट वाले इंटरैक्शन देखेंगे तो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटरैक्शन बिटवीन स्पीसीज बेनिफिट एट लीस्ट वन पार्टनर, हार्म नाइदर। कभी भी हम ये इसमें नहीं ऐड करेंगे कि किसी एक को नुकसान हो रहा है। हाँ, फायदा नहीं हो रहा है वो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, बेनिफिट वाला होना चाहिए, या तो ना तो बेनिफिट ना तो हार्म वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो तरीके का रिलेशनशिप देखा है, वन इज म्यूचुअलिज्म और दूसरा इज कॉमन्सलिज्म। आप सभी को पता है म्यूचुअलिज्म जब हम देखते हैं तो प्लस एंड प्लस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, कॉमन्सलिज्म में प्लस एंड जीरो काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को हमेशा फायदा होगा, जिसमें सबसे ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइकेंस हमारा है। लाइकेंस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है दो ऑर्गेनिज्म में। एक तो हमारा फंगस होगा और दूसरा होगा एल्गी। ठीक है, एक फंगस और दूसरा एल्गी। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को फायदा देने वाले होंगे, यानी दोनों ही प्लस प्लस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में होंगे। स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइकेंस रिप्रेजेंट द इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो या तो ये फोटोसिंथेटिक एल्गी साइनोबैक्टीरियम के साथ फंगस का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाएगा। इस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में फंगस सब कुछ प्रोवाइड करेगा इन्वायरमेंट से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके, ताकि वो एल्गी को दे पाए खाना बनाने के लिए। एल्गी जो खाना बनाएगी उसे क्या करेगी? फंगस को देगी, यानी ये दोनों ही आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा फंगस और हायर प्लांट की रूट्स में। हमेशा याद रखना, फंगस और हायर प्लांट की रूट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, जैसे माइकोराइजा कहते हैं, ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। फंगस कैसे हेल्प करेगा? फंगस प्लांट को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, स्पेशली फास्फोरस वगैरह मिट्टी से, ताकि प्लांट ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। वहीं पर प्लांट फंगस को एनर्जी प्रोवाइड करता है एज अ फूड सोर्स, यानी कि खाना खुद बनाएगा फोटोसिंथेसिस करके, फंगस को भी देगा, और फंगस ज्यादा से ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराकर प्लांट को देने की कोशिश करेगी। यानी यहाँ पर भी प्लस एंड प्लस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। माइकोराइजी कंडीशन एंड म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल ये दे सकते हैं।
दूसरा आते हैं हम कॉमन्सलिज्म, क्योंकि एक म्यूचुअलिज्म के दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, अब कॉमन्सलिज्म पे आते हैं। कॉमन्सलिज्म में हमेशा याद रखना प्लस एंड जीरो काइंड ऑफ इंटरेक्शन होगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म हमेशा फायदे फायदे में होगा और एक ना तो फायदा ना तो लॉस, यानी उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कह रहा है एन इंटरेक्शन where one species benefit and other species is neither harm nor helped। ठीक है, अब यहाँ पहला जो एग्जाम्पल है वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्चिड एंड मैंगो ट्रीज। अगर हम ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड जो होते हैं ये एक ईपीफाइट है। ईपीफाइट ऐसे तरीके के प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे तरीके के प्लांट हैं जो मैंगो ट्री की ब्रांचेस पर ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई? सबसे पहली बात, ये जो ऑर्किड है ये मैंगो की ब्रांच पर ग्रो करते हैं ताकि उनको अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिल सके। साथ ही साथ वो अपने लिए जगह ढूंढते हैं जिस पर वो उग सके। तो मैंगो की प्लांट पर वो उग जाते हैं और उगने के बाद अच्छे से सनलाइट पा लेते हैं और अपना खाना बनाएंगे, अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे। इन सब प्रोसेस से मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं होता, ना तो कोई फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्किड को हमेशा क्या होगा, फायदा, मैंगो ट्री को ना तो फायदा ना तो नुकसान। इस तरीके का रिलेशनशिप इज कॉमन्सलिज्म। इसमें दूसरा एग्जाम्पल बर्नकल्स एंड व्हेल्स का भी है। ठीक है, यहाँ बर्नकल्स जो होंगे ये अटैच्ड होते हैं बॉडी ऑफ व्हेल से। ठीक है, ये बेनिफिट प्राप्त करते हैं इनसे ताकि यह नई एरिया पर जाकर भोजन प्राप्त कर सके। न्यूट्रिएंट रिच वाटर करंट से ये एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बर्नकल को तो फायदा हो रहा है, व्हेल को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉमन्सलिज्म। अगला इसका एक और एग्जाम्पल है कैटल अगेट एंड ग्रेजिंग केटल। अब यहाँ पर क्या मतलब है, कह रहा है इग्रेट जो होते हैं ये बिल्कुल पास पास में ग्रेजिंग केटल के चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब जैसे जैसे जो कैटल्स होंगे वो खाना खाने के लिए घास को हिलोरेंगे, यानी घास को ऐसे फैलाएंगे, घास को क्या करेंगे, ऐसे खाते खाते घास पे पैर मारकर मुंह मारकर घास को इधर उधर बिखेरेंगे। तो इस तरीके से उस घास में जितने भी इंसेक्ट होंगे वो बिखर जाते हैं और उन इंसेक्ट को ये इग्रेट जो होते हैं वो खा करके अपना पोषण ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो केटल्स होते हैं इनको कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इग्रेट को फायदा है, क्योंकि जैसे जैसे केटल खाते जा रहे हैं घास को फैलाते जा रहे हैं, उसमें से इंसेक्ट निकल रहे हैं और इग्रेट उनको खा रहे हैं। तो इस तरीके का भी इंटरेक्शन इज कॉमन्सलिज्म कहलाता है। तो हमने पॉजिटिव सेंस के सारे ही रिलेशनशिप देख लिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। यही आपका सोल्यूशन वीडियो हमने खत्म किया है। अगली वीडियो में अगले तरीके के चैप्टर का सोल्यूशन वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।